राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राचीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मौर्यकालीन पाटलिपुत्र। मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था। मैं नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी रहती। उसी घाट से महात्मा बुद्ध ने नदी पार की थी वैशाली जाने के लिए। महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था। उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया। राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजातशत्रु। उसने मगध की सीमाओं को और भी बढ़ाया। अपने विजय अभियान में अजातशत्रु ने वैशाली पर हमले की योजना बनाई और इसके लिए जरूरत थी गंगा के निकट एक किला बनवाने की। बस तभी जैसे मेरे दिन भी बदल गए। किला बनाने के लिए मेरा यानी पाटली का चुनाव कर लिया गया। किले की आधारशिला जब रखी जा रही थी तो इस अवसर पर अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध को निमंत्रण भेजा। महात्मा बुद्ध आए।
महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई। सुने सुने सुने, सभी ग्रामवासी सुने। सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा। सुने 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 सुने। महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटली ग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके 1 वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया। अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदयभद्र। उदयभद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए-नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदयभद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया। वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा। समय बदला। मगध का सिंहासन महापद्म नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था। पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर-दूर तक मशहूर हो गया था। लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की, अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा।
सर्वनाश। और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी। और उधर भारत से बहुत दूर मैसेडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी। सिकंदर बढ़े चलो, बढ़े चलो, 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 सिकंदर बढ़े चलो, सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे-छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया। पुरु की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे। उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्हें कदम-कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी। आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी। गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर सिकंदर। क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा? वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते? मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है। जी सम्राट, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। सिकंदर आ गए, सिकंदर आ गए। मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो। याद है तुम्हें? हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है?
क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना? इस नदी को पार करते ही हम वापस लौटना चाहते हैं। सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लड़ाई सकते हैं। मैसिडोनिया चलो, वापस चलो सम्राट, मैसिडोनिया चलो। सबर करो साथियों, अरे कुछ तो सबर करो साथियों। जब यहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते। शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी। सिकंदर के कहने पर सेना रुक तो गई, मगर सेना का मनोबल गिर चुका था और आखिर सारी दुनिया में अपने जीत के डंके बजाने वाला सिकंदर हार गया। और वो भी अपने ही सैनिकों से। कुछ ही समय बाद उसे अपनी विजय यात्रा अधूरी छोड़कर लौटना पड़ा। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। वो निसंतान था। उसका साम्राज्य बिखर गया। उसके सेनापति आपस में जूझ रहे थे। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस। उसने एक बार फिर भारत आने की ठानी। सिकंदर के जाने के बाद मेरा यानी पाटलिपुत्र का भाग्य फिर बदल गया। आचार्य कौटिल्य की देखरेख में चंद्रगुप्त ने मगध पर हमला किया और राजा धननंद को परास्त कर दिया। इस तरह आचार्य कौटिल्य की नंद वंश का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। उस समय वो केवल 24 वर्ष का था। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था में सबको न्याय मिलता था। प्रजा सुखी थी, अत्याचार बंद हो गए थे, लेकिन अभी तक शत्रुओं और षड्यंत्रों का पूरा सफाया नहीं हुआ था। इससे निपटने के लिए चंद्रगुप्त ने एक उत्तम गुप्तचर व्यवस्था बनाई। कभी-कभी वो स्वयं भी वेश बदलकर प्रजा के बीच निकल जाता था। तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं। हाँ? महाराज चंद्रगुप्त आप? हाँ महाराज देखिए, आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं। आचार्य प्रणाम। आप इस वक्त यहाँ? आश्चर्य न करो चंद्र। मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए। मैं सावधान हूं। धन्य हो आचार्य। मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है। धन्य हो आचार्य, धन्य हो, धन्य हो आचार्य, धन्य हो। मगध सुखी था। चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था। मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।
सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया। बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा। दूर-दूर की यात्राएं की। अपनी इंडिका नामक पुस्तक में उसने पाटलिपुत्र के विषय में लिखा है, पाटलिपुत्र एक विशाल नगर है, चारों ओर गहरी खाई, उसके जल में नौकाएं चलती हैं, लकड़ी की मजबूत सुरक्षा दीवार है, 64 द्वार और 570 बुर्ज हैं। ईसा की 4वीं सदी में चीनी यात्री फाहियान आया था। मगध का राजमहल तब भी शान से खड़ा था। उसने कहा था, महल इतना विशाल है कि लगता है इसे मनुष्य ने नहीं, देवताओं ने बनाया है। समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मंझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध। ये क्या कर डाला मैंने? इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए? नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई। उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए,
किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छिनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर शबनम सिन्हा, आलेख देवेंद्र कुमार, कलाकार नीरज शर्मा, सुचित्रा गुप्ता, शांति एस कालरा, सुरेंद्र सेठी, सुरेश शास्त्री, कीमती आनंद और बावला कोचर। संगीत निर्देशन राकेश पंडित। विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन देव। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।